हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में अर्थात पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। खेत का क्षेत्रफल क्या है? x² - 25 वर्ग मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई x + 5 हो, x + 5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आयताकार खेत है जिसकी क्षेत्रफल ये है और इसका लंबाई दिया है और खेत का चौड़ाई ज्ञात करना है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार खेत है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो जिसमें लंबाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है रख देना है और चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 8 इसके लिए दिया था आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया था? x² - 25 ये दिया था वर्ग मीटर, इतना दिया है। और इसकी लंबाई दिया था, लंबाई = x + 5 मीटर, इतना दिया है। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल = होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होता है। तो खेत का क्षेत्रफल यहाँ से ये रख देंगे, x² - 25 = लंबाई कितना दिया है? x + 5 दिया है और चौड़ाई दिया है, चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे x + 5 को तो चौड़ाई मिल जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा नीचे, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x² - 25 को 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं = एक बार लिख देते हैं प्लस मल्टीप्लाई चौड़ाई, ये हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर। तो ये जो है a² - b² के रूप में है तो क्या हो जाएगा? x + 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x - 5, और इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x + 5 इधर आ जाएगा नीचे = चौड़ाई, ये हो गया। अब यहाँ से x + 5 कट जाएगा तो क्या बचा? x - 5 = चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या हो गया हम लोग का? तो आता है खेत की चौड़ाई = x - 5 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, एक आयताकार आईने की चौड़ाई और लंबाई फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 5 है। आईने की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एक आयताकार आईने की चौड़ाई और लंबाई किसमें? फीट में। तो नापने की इकाई क्या है? फीट है। पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती हैं। दो क्या? क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? 1 का प्लस करते हैं। कोई भी संख्या है उसकी अगली क्रमागत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं तो क्रमागत मिल जाता है उसका। तो वही बोला है, संख्याएं प्राप्त होती हैं और जो क्रमागत संख्या मिलेगा अगर उनका योग करके अंतर करें तो कितने के बराबर है बोल रहे हैं? 5 के बराबर है। तो आईने की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे
5 का हम लोग को अगला क्रमागत निकालना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे इक्वल टू 6 होगा। तो 5 का क्रमागत कौन होगा, 6 होगा। यानी कि किसी भी संख्या का क्रमागत निकालने के लिए अगली क्रमागत संख्या तो 1 का प्लस करते हैं। तो यहाँ पर दो क्रमागत संख्या है, अगर हम लोग एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा, और उन दोनों का वर्गों का अंतर ये है 5। तो आईने की लंबाई और चौड़ाई बताना है हम लोग को। तो हल नंबर 9। तो यहाँ इसमें क्या बोला था, लंबाई और चौड़ाई क्रमागत है किसमें, फीट में। तो मान लेते हैं हम लोग, माना आयताकार माना आयताकार आईने की लंबाई तो यहाँ पर क्या बोला था, पहले चौड़ाई और लंबाई बोला था। तो हम लोग मान लेते हैं पहले चौड़ाई, आईने की चौड़ाई x फीट है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, क्रमागत है इसका x का, तो इसका अगला क्रमागत क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। यानी कि किसी भी संख्या का क्रमागत निकालना रहता है तो 1 प्लस करते हैं। तो लंबाई हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 1 फीट, ये हो जाएगा। ये समझ गए, ये जो है अगली क्रमागत संख्या है, अगली क्रमागत संख्या है। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। अब प्रश्नानुसार बोला था इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है। तो कर देते हैं इनके वर्गों का अंतर बोला था। तो प्रश्नानुसार इनका वर्गों का अंतर कर देंगे। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे और दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 5 के बराबर है बोला है। यानी कि x प्लस 1 का वर्ग ये कर दिए, और किसका, ये x का वर्ग ये हो गया, और दोनों का अंतर यानी कि हम माइनस ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब इसको हल कर देना है। तो इसको हल कर देंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2x, और b का मान 1 है तो ये 1 आ जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर का ये 1 आएगा, 1 स्क्वायर आएगा, अब ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5। इतना समझ गए। अब आगे इसको हल कर देना है। तो इतना मिला था हम लोग को, इसको हल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का कट जाएगा, और क्या बचा हम लोग के पास, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बचा। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x ये जो था प्लस में था, ये प्लस में था, 2x प्लस में था, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/2। तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो चौड़ाई मिल गया हम लोग को कितना, 2। तो लंबाई निकाल लेते हैं। तो अतः आईने की लंबाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 फीट, ये हो जाएगा। तथा चौड़ाई 2 यानी कि 2 फीट है, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो इस तरीके से हम लोग का अध्याय 9 और प्रश्नावली 9.2 भी कंप्लीट होता है। तो इसमें ये याद रखेंगे आप लोग, ये एक सौर समीकरण है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये एक था a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों सौर समीकरण आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, और इन्हीं की सहायता से हम लोग क्वेश्चन भी हल किए। तो ये था हम लोग का अध्याय 9, बन जाएगा तो बनाएंगे आप लोग। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अध्याय
10। तो आगे है अध्याय 10 बहुभुज पॉलीगॉन। तो बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज तो इससे पहले पढ़ लिए हम लोग। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज है। और यहाँ बहुभुज, बहु अर्थात एक से ज़्यादा, अर्थात यहाँ पर बहुभुज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आकृति दिया गया है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज इस तरीके से दिया गया है। तो बहुभुज किसे कहेंगे? यहाँ पर ये दिया गया है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग। बहुभुज क्या है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो 3 या 3 से अधिक, तो ये सब क्या है? बहुभुज है। ये 3 है तो त्रिभुज है, यहाँ पर 4 भुजा है तो ये चतुर्भुज है, यहाँ 5 भुजा है तो पंचभुज है, यहाँ 6 भुजा है तो षष्ठभुज है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तो 3 भुजा है तो त्रिभुज हो गया। यहाँ पर 1, ये 2, 3 और ये 4 चतुर्भुज। उसी तरीके से ये पंचभुज, षष्ठभुज और ये अष्टभुज। तो समझ गए बहुभुज क्या होता है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे ये है त्रिभुज, 3 भुजा है, ये 3 भुजा से ज़्यादा है, 4 भुजा है, ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और ये 6। तो ये षटभुज। इस तरीके से पहचान लेंगे बहुभुज। और बहुभुज क्या होता है समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। और आगे है बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ये उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। तो आइए देखते हैं उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर उभरे हुए हों और प्रत्येक अंतः कोण 180 से कम हो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। तो उत्तल बहुभुज क्या है? ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरे हुए हों। तो ये याद रखना है, ऐसे बहुभुज जिसके सभी शीर्ष कहाँ? बाहर की तरफ उभरे हुए हों और प्रत्येक अंतः कोण 180 से कम हो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। तो ये याद रखेंगे उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पहला चित्र है ABCD। तो ये क्या है? बहुभुज है। तो यह क्या है? चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है तो चतुर्भुज है। तो इसको बहुभुज भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये 3 भुजा से अधिक है, बंद आकृति है। तो जिसमें देख रहे होंगे कि प्रत्येक जो शीर्ष से क्या है, ये जो आकृति बना है बंद आकृति, इसके बाहर की तरफ ये शीर्ष उभरा हुआ है और ये जो कोण है 180 से कम है। 180 होने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा सरल रेखा होना चाहिए, ऐसा बनता है। तो ये होगा, तो ये 180 होगा। अब इधर ये जो है ऐसा आएगा तो ये क्या होगा? 180 से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ से ऐसा सीधा आएगा तब तो 180 होता है, और इधर आ रहा है तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे प्रत्येक कोण क्या है? 180 से कम है और प्रत्येक जो शीर्ष है बाहर की तरफ भी उभरा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ भी देख पा रहे होंगे और ये भी। तो ये है, पहचान लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे इसका दूसरा प्रकार। आगे है दूसरा प्रकार अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज क्या होता है? ऐसे बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो और कम से कम एक अंतःकोण 180 से अधिक हो अवतल बहुभुज कहलाता है। तो अवतल बहुभुज क्या है? ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो और कम से कम एक अंतःकोण 180 से अधिक हो अवतल बहुभुज कहलाता है। तो जैसे इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये शीर्ष ये तो बाहर की ओर है, ये जो बंद आकृति है तो बंद आकृति के अंदर की ओर से एक शीर्ष होना चाहिए कम से कम। तो वह कौन सा बहुभुज कहलाएगा? अवतल बहुभुज। और उसका एक कोण 180 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ABCD। तो ये यहाँ पर 4 भुजा से बंद आकृति बना है, जिसमें A बाहर की ओर है, B भी बाहर है, C भी बाहर है। तो D जो है इसका शीर्ष देख रहे होंगे कि ये बंद आकृति उसके अंदर की तरफ है, तो एक शीर्ष अंदर हो गया। और ये जो कोण है 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो 180 होने के लिए ऐसा यहाँ से ऐसा अगर सीधा रहता तो 180 होता, तो ये 180 से ज़्यादा है, तो ये है अवतल बहुभुज। उसी तरीके से यहाँ भी देख रहे होंगे कि एक शीर्ष जो है ये
अंदर की ओर है और यहाँ पर भी एक शीर्ष अंदर की ओर है। तो इस तरीके से अवतल और उत्तल बहुभुज होता है। तो पहचान लेंगे। तो ये हो गया। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आइए देखते हैं विकर्ण। तो ये विकर्ण है, ये एक चतुर्भुज है जिसके सम्मुख शीर्ष को मिला देते हैं। तो यानी कि किसी एक शीर्ष से उसके सम्मुख शीर्ष, सामने वाले जो शीर्ष हैं उसको मिलाते हैं तो वह क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज था जिसका से एक शीर्ष ए है, इसके सामने वाली भुजा कौन है? ये सामने वाला शीर्ष कौन है? ये। तो इसमें मिला दिए, यानी कि ये ए से दो भुजा ये गुजरा हुआ है, कौन? ए डी और बी सी। तो इनके शीर्ष को छोड़कर अन्य जो होगा यहाँ, यानी कि ए से वह जो भुजा है वह नहीं सटे होना चाहिए, तो उसमें यानी कि उसके शीर्ष को मिलाएंगे तो क्या होगा? वह विकर्ण होगा। जैसे ए से ए जो शीर्ष है इससे ए बी भुजा और ए डी भुजा दोनों मिल रहे हैं कहाँ? ए पर। तो इससे अलग कौन? ये भुजा सी डी और ये बी डी। तो ए से नहीं है, स्पर्श नहीं कर रहा है या सटा हुआ नहीं है, यानी कि शीर्ष सी को मिला दिए तो क्या हो गया? ये एक विकर्ण हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण होगा, और वैसे यहाँ पर मिलाया गया है तो इसमें से और इसको छोड़कर तो सी से और डी से मिला दिया है तो ये दो विकर्ण। वैसे ही यहाँ पर ये तीन विकर्ण है, तो ये है विकर्ण। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आइए एक सारणी देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें दिया है क्रमांक, बहुभुज के नाम, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या और बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। ये इज इक्वल टू क्या होता है? त्रिभुज में भुजाओं की संख्या मल्टीप्लाई 180 और अंतः कोण ये हो जाएंगे। तो पहला जो है बहुभुज का नाम है चतुर्भुज, जिसमें भुजाओं की संख्या कितना होगा? 4 होगा। तो उसमें त्रिभुज कितने बनेंगे? आइए देखते हैं। बहुभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? यानी कि चतुर्भुज में कुल त्रिभुजों की संख्या इज इक्वल टू 2 होगी। तो ये क्या 2 कैसा है? तो उसको क्या करना है? भुजाओं की संख्या कितना था? 4, 4 था, उसमें 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज की संख्या ज्ञात हो जाएगा। यानी कि चतुर्भुज में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और उसी तरीके से यहाँ पर आंतरिक कोण निकालना है तो क्या होगा? त्रिभुजों की संख्या कितना है? 2 मल्टीप्लाई 180, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 डिग्री। तो चतुर्भुज भुजाओं की संख्या 4 और कुल त्रिभुज कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। और आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 360। उसी तरीके से पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या 5, इसमें कुल कितने त्रिभुज बन सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी कि भुजाओं की संख्या में यदि 2 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? उस जो भी बहुभुज रहेगा उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पंचभुज था तो यहाँ क्या हो गया? भुजाओं की संख्या 5 था, तो त्रिभुज कितने बनेंगे उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या 5 है यानी कि 5 है, तो 5 में क्या कर दिए? 2 माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज की संख्या 3 होगी। किसमें? पंचभुज में। और कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज की संख्या ये मल्टीप्लाई 180, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी का भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे आप लोग। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखेंगे आप लोग। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो बहुभुजों में त्रिभुजों की संख्या क्या होती है? n-2 होती है। तो ये याद रखेंगे। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या n-2 होगी। और आगे है ये n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, यानी कि n भुजा वाले भुजा ये n अर्थात यहाँ पर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इत्यादि कुछ भी होगा। तो उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? n-2 मल्टीप्लाई 180। तो ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब इनसे संबंधित क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1 है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या दिया है, यानी कि n का मान कितना है? 15 है, तो अंतः कोण का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है, n भुजा वाले अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू क्या होता है? n-2
मल्टीप्लाई 180, तो ये हो जाएगा बहुभुज के अंतःकोणों का योग इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितना था, 15, यहाँ रख दिए 15 - 2 मल्टीप्लाई 180, माइनस कर दिए 13 आ गया, मल्टीप्लाई 180, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2340, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे, नियमित एवं अनियमित बहुभुज। अब देखते हैं कि नियमित एवं अनियमित बहुभुज क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के में सभी कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज में जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है एवं प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है तो उस आकृति को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। क्या अन्य बहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जब बहुभुज के सभी भुजा एवं कोण आपस में बराबर हो तो उसे समबाहुभुज या नियमित बहुभुज कहते हैं। तो ये याद रखेंगे कि नियमित बहुभुज क्या है। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं कोण आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहुभुज या नियमित बहुभुज कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, नियमित बहुभुज क्या है, जब बहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे समबाहुभुज या नियमित बहुभुज कहते हैं। तो ये समझ गए नियमित बहुभुज। अब अनियमित बहुभुज क्या होगा, जब बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उसे अनियमित बहुभुज कहेंगे। और नियमित में क्या है, जिसके सभी भुजाएं एवं कोण आपस में बराबर हों तो उसे समबाहुभुज कहेंगे, ये सॉरी नियमित बहुभुज कहेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे अनियमित को। तो आइए देखते हैं, ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाओं एवं अंतःकोण की माप अलग अलग हो अनियमित बहुभुज कहलाते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ, ऐसे बहुभुज जिनकी भुजा एवं अंतःकोण की माप अलग अलग हो वो अनियमित बहुभुज कहलाते हैं। चतुर्भुज, ये चतुर्भुजाकार बहुभुज में वर्ग एवं नियमित बहुभुज हैं, शेष बहुभुज अनियमित हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ ये क्या है, सभी भुजा बराबर नहीं है तो अनियमित बहुभुज है। और यहाँ देखेंगे और कोण भी अलग अलग है, ये लंबाई और ये लंबाई अलग है तो क्या है, अनियमित बहुभुज होगा। ये सॉरी ये यहाँ पर सम्मुख भुजा बराबर है तो यहाँ पर ये देखते हैं इस चित्र को, इसमें सभी भुजा और सभी कोण बराबर हैं तो यह क्या होगा, नियमित बहुभुज। और ये जो है इसकी भुजा अलग अलग है और माप भी अलग अलग है, अलग अलग ये सभी कोणों का, तो ये अनियमित बहुभुज होगा। तो आइए देखते हैं अब आगे देखते हैं हम लोग ये अभ्यास 1। तो अभ्यास 1 को पढ़ने से पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे इसको। बहुभुज तो समझ गए होंगे, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज। तो यहाँ देखते हैं हम लोग पहले समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर एवं समान हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे सम्मुख भुजा समांतर और क्या होना चाहिए, बराबर या समान होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मैं एक आकृति बना रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से बनाएंगे इस तरीके से। तो ये है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो ये चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा समान एवं समांतर होना चाहिए या समांतर और समान होना। समांतर क्या होता है, ऐसे ही दो भुजा जो आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, यानी कि आगे इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद नहीं होना चाहिए, यानी कि मिलना नहीं चाहिए दोनों भुजा। जैसे यहाँ पर AB और ये वाला भुजा CD क्या है, समांतर और समान है, यानी कि बराबर माप के हैं और इनका
ये समांतर भी हैं। समांतर अर्थात इसको आगे ऐसा बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा जितना चाहे उतना अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, ये समांतर है और ये इसका माप भी बराबर। और उसी तरीके से और दूसरी भुजा BC और इसके सम्मुख भुजा यानी कि इसके सामने ये है सम्मुख भुजा, तो ये भी क्या है, समांतर है और ये बराबर भी है। तो यह है समांतर चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा है, सम्मुख अर्थात सामने वाला है, इसका फेस टू फेस, तो ये इसके सामने है और इसके सामने का ये है, तो ये क्या होना चाहिए, समान और समांतर होना चाहिए, तब वैसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो ये समझ गए। तो समांतर चतुर्भुजा जो है ये थोड़ा इस तरीके से झुका रहता है, तो इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरीके से, ये ऐसा भी बना सकते हैं, ABCD। तो यहाँ ये और ये बराबर और समांतर है, उसी तरीके से ये और ये बराबर और समांतर है। तो समझ गए होंगे समांतर चतुर्भुज। और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए है, एक कोण ए लें तो इसका सम्मुख कोण कौन होगा, C होगा, सामने वाला। तो ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा तो समांतर एवं समान होती हैं, साथ ही उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। तो ए का सम्मुख भुजा कोण ए का कौन होगा, कोण C, यानी कि ये भी बराबर होगा। उसी तरीके से बी का सम्मुख भुजा कौन होगा, D, तो ये भी बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण A इज इक्वल टू कोण C और कोण B इज इक्वल टू कोण D, तो ये होगा, ये भी बराबर होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण क्या होगा, इसको यहाँ से मिलाएंगे ऐसा, तो ये विकर्ण होगा, और उसी तरीके से यहाँ से मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण होगा। तो जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर कर रहे हैं प्रतिच्छेद विकर्ण, तो एक विकर्ण कौन सा हो गया, AC, और दूसरा जो विकर्ण है BD हो गया, ये दूसरा विकर्ण और ये पहला विकर्ण। अगर पहला विकर्ण AC को मैं नाम दे दूँ D1 और दूसरा विकर्ण BC को नाम दे दूँ D2, ये हो जाएगा। तो दो विकर्ण हो गए। तो और विकर्ण जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों, तो O से लेकर कहाँ तक की दूरी, A की दूरी, और O से लेकर C की दूरी, ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात समद्विभाजित कर दिए, यानी कि बराबर बराबर भाग में बांट दिए। उसी तरीके से O से लेकर B तक की दूरी और O से लेकर D तक की दूरी भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को बोला गया था। यानी कि यदि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वे प्रतिच्छेद बिंदु से एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात क्या होगा, OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC और उसी तरीके से OB इज इक्वल टू OD, तो ये भी बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे समांतर चतुर्भुज में। तो ये समझ गए। और आगे देखते हैं आयत। आगे है आयत। तो आयत क्या होता है, आयत जो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर एवं समान हो, आयत कहलाता है। और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा समान हो और समांतर भी हो, और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ABCD, तो ये आयत है, यहाँ ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये एक भुजा है, तो इसके सम्मुख भुजा कौन है, CD, ये समान और समांतर है। उसी तरीके से B का सम्मुख भुजा कौन है, BC का सम्मुख भुजा कौन है, AD, तो यह भी क्या है, समांतर एवं बराबर भी है। तो ये इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर है और समांतर भी है। अब प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। और किसमें, इसमें दो विकर्ण होंगे, तो एक विकर्ण इस तरीके से होगा और दूसरा विकर्ण इस तरीके से होगा। ये समझ गए इतना। और विकर्ण बराबर होते हैं किसमें, आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। लेकिन समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और
आयत में क्या होता है, विकर्ण दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी कि अगर ये D1 है और ये D2 है तो क्या होगा, D1 इक्वल टू D2, यानी कि दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी याद रखेंगे। और विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ से समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद किए तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC, और उसी तरीके से OB इज इक्वल टू OD। तो यहाँ से यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु से यहाँ पर एक दूसरे को बराबर भाग में बांट देते हैं। तो ये समझ गए। तो आयत, समांतर चतुर्भुज था। तो आज का क्लास यही तक। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का समांतर चतुर्भुज एवं आयत को परिभाषित कीजिए एवं उनके गुण को लिखिए। तो ये होमवर्क है आप लोगों का। तो आज यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।